पूछो। यही यही पूछो। क्वेश्चन लिखेंगे, बताएंगे आंसर। तो मैंने करे नहीं है तो फिर डाउट कहाँ से बताऊं। नहीं करे सुदेशना। स्टार्ट। कल तुम भी स्टार्ट नहीं किया क्वेश्चन। नहीं सर, कल कल आपको कहा ना था, कल तबीयत बहुत ही खराब थी, क्लास के बाद सीधा सो गई। अजय, क्वेश्चन किए हो? सर नहीं। नहीं। चलो पहले क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि इतना ढीला करने से तो नहीं होगा। इसी बार का पेपर पहले करते हैं, फिर बाकी आगे। जो क्वेश्चन हमारे हाथ में है उसको पहले तो टच करें। ये क्वेश्चन तो आता है ना तुम्हें, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। ये तो आता है ना। अरे ऑडियो ऑफ करके तो बोलोगे। हाँ सर ये तो ये। करवाया था ना शायद, ये तो शायद परसेंटेज बताया था, हाँ लग सर। रहा है। गैस गैस। ये करवा दिया था। ये हो चुका है, कुछ नहीं हो। ये वाला क्वेश्चन तो वहीं से है, नहीं एनर्जी सेक्टर है पूरा। हम्म। ये अभी नहीं हुआ है। का स्क्वायर नहीं हुआ है। ये भी नहीं हुआ है। ये नहीं हुआ है अभी। वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन बाद में पढ़ेंगे। साउंड अभी हुआ नहीं है। हम्म। उसके बाद फिर से भी नहीं हुआ है। हाँ ये बताओ। बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम का होगा ना, ऑप्शन डी 1 पे जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्सीहाइड्रोक्साइड बॉक्साइट। क्या बोल रहे हो? मैंने कहा सर बॉक्साइट तो वो होगा ना सर, एल्यूमिनियम हाँ ऑक्सीहाइड्रोक्साइड, मतलब हाँ ऑप्शन तो डी तो फर्स्ट पे जाके लग गया। तो वो दो तो लग ऑप्शन गया। वहां से, तो दो ऑप्शन वहां से कैंसिल हो गई। क्या कहते हैं बचा, वन एंड मतलब 2 और 3, ये हाँ कैंसिल अब बचा 2 और 3। हो। अब क्या करोगे? तुमको मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था, सीमा एंड सियाल का कंसेप्ट का पढ़ाया था, तुम फिर बोल रहे हो। सियाल जो होता है वो कंटिनेंटल लैंड मास में होता है, ये चीज मैंने बता रखा है।
तो कंटिनेंटल लैंडमास में जब सियाल होता है तो उसका जो नेचर होता है वो होता है सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, यस ये भी बता रखा है। उसके बाद उसकी डेंसिटी भी बता रखी थी 2.7 ग्राम पर सीसी, और वो ग्रेनेटिक कंपोजिशन का होता है, ये भी बता रखा है। जबकि सीमा की बात करें तो वो ओशनिक क्रस्ट को बताता है, ओशनिक क्रस्ट को बताता है। ओशनिक क्रस्ट में तुम्हारा सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम होता है, और ये 2.9 ग्राम पर सीसी का होता है, डेंस होता है, और ये बेसाल्टिक नेचर का हो। तो सी जो है वो 4 से जाके मिलेगा, इसको तुम उससे मिला ही चुके हो। सी कौन सा ऑप्शन तो सर होगा? ऑप्शन में भी है। अभी तो सर ऑप्शन 2 3 में अभी भी डाउट है, फॉस्फेट और सल्फेट। अरे तो कौन सा ऑप्शन होगा, दो से निकल गया ना, इन्हीं दोनों से तो हो गया। नहीं सर, ऑप्शन 2 या 3, सी का तो 4 सी वो तो तो दिया दोनों हुआ है में ही ऑप्शन 2 4 है। 3 में। अरे वो तो दोनों में वही है सर। हाँ ठीक है, चलो ये दोनों में से है, अभी भी ये दोनों तो क्लियर है, चलो इतना तो क्लियर है ना। अब चलते हैं आगे, वेट करो हड़बड़ा मत, ठीक है। अब बात करते हैं सल्फेट और फॉस्फेट, ठीक है। तो जो एनीहाइड्रेट है वो क्या होता है, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज एनीहाइड्रेट, तो एनीहाइड्रेट क्या होता है? सल्फेट का पहले फॉर्मूला बता दो, सल्फेट का क्या SO4 फॉर्मूला, 2 माइनस, और फॉस्फेट का? PO4 3 माइनस। तुमने एक चीज पढ़ा होगा बचपन में, दैट इज कॉल्ड एज जिप्सम, यस सर। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या था, कैल्शियम CaSO4 और, डॉट प्लस 2। ठीक है। ये जो एक वर्ड है ना, एन हाइड्रोस, मतलब क्या, वाटर फ्री। केमिस्ट्री में तुमने ये सब बचपन में सब पढ़े हो, सब खा गए हो। एनीहाइड्रस मतलब वाटर फ्री। जब बोलोगे एनीहाइड्राइट, तो वो भी उसी चीज को ही समझा रहा है, एक ऐसा मिनरल जो कि वाटर फ्री है, ठीक है। तो एनीहाइड्रेट इसी का वो फॉर्म है जिसमें सिर्फ कैल्शियम सल्फेट होगा, नॉट वाटर। आया समझ? ऑप्शन क्या होगा, सल्फेट, ऑप्शन नंबर थर्ड, 2। ऑप्शन टू राइट, ठीक है। क्या तेजल, कंफ्यूजन क्लियर है, डमरू क्लियर है या नहीं है? हाँ ठीक है। ये बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट, चलो ये मैं रिक्लेरियन कंपाउंड दिया है, छोड़ो इसके बारे में। ये भी करा चुका हूँ शायद, नहीं कराया ये? कर लो, फिर भी नहीं देखते सर, हैं, ये कर लो, मना करा है। कर लो कर लो, तो पढ़ा चुका है, अब तो करो। क्या ऑप्शन में आंसर होगा? आह, पढ़ो यार, सेंटेंस पढ़ो सुदेशना, बैठो मत चुपचाप, सेंटेंस पढ़ो, पहला वाला क्या दिया है? अरे जोर जोर से पढ़ो। हाँ, तेजल पढ़ो, तेजल पढ़ो, उसकी आवाज क्लियर नहीं है, उसका तबीयत खराब है। In the northern hemisphere, Coriolis effect and frictional forces deflect winds to the right, producing clockwise circulation. तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या बोल रहा है, क्लॉकवाइज सर्कुलेशन, सही है, राइट डायरेक्शन ना। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हमने यस सर। पढ़ा ही था, यस सर।
कि कोलिस फोर्स राइट हैंड में घुमाएगा, यस सर, क्लॉकवाइज मतलब राइट, सदर्न में लेफ्ट, यस सर, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो 100% करेक्ट करेक्ट है है, सर। इसमें यस तो सर। कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन पढ़ो तेजल। Principal climatic zones in the world are defined in terms of yearly average precipitation. सही है क्या? हम जितना भी अभी तक वर्ल्ड में मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तुमको जो बताया था मैंने, हॉर्स लैटिट्यूड, विंड बेड, जो कहानी तुम पढ़े थे, उसमें क्या सिर्फ प्रिसिपिटेशन का एवरेज लिया जा रहा था? टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर भी टेम्परेचर आता भी है, होता है तो सर। भाई सेकंड ऑप्शन तो कतई राइट ना है। तो भाई ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। देखो ऑप्शन कितना इंपॉर्टेंट है, देखो हम सोचते हैं कि 5 दे दिया है भाई, पांचों के पांचों को देखना है, कोई जरूरत नहीं है। ऑड वन आउट आंसर हो सकता है। चलो बाकी भी देख लेते हैं। अल्टीट्यूड, माउंटेन, लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर एंड ओशन करंट मेजरली अफेक्ट रीजनल क्लाइमेट। सही बात है, मॉनसून में तो पढ़ा है, मराठवाड़ा पढ़ाया था ना, पहाड़ है, शैडो जोन है, यस सर। हवा ऊपर जाता है नीचे आता है, माउंटेन्स तो होगा ही होगा, ये तो करेक्ट है। Negative values of southern oscillation regional climatic index are associated with El Nino. Okay? अब इसको पढ़ते हैं, सदर्न ऑस्टिलेशन का रीजनल क्लाइमेटिक इंडेक्स क्या होता है। अच्छा, एल नीनो में क्या होता है, थोड़ा कहानी बता पाओगे? यस सर। सर एल नीनो पे ना क्या होता है कि कहीं ऐसे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ड्राउट रीजन बन जाता है, क्योंकि इक्वेटर से पहले ऑस्ट्रेलिया के साइड में से लो प्रेशर बनने लग जाता है। लो प्रेशर बनता है तो हवा जो है वो ऊपर की ओर उठ के हीट अप हो जाती है, और ऊपर की ओर उठ के टुवर्ड्स सदर्न साउथ अमेरिका ट्रैवल ट्रैवल करने लग जाती है। उसकी वजह से पानी भी वैसे हीट अप होके साउथ अमेरिका और ट्रैवल करती है, और इसकी वजह से हवा ऑस्ट्रेलिया तक आती ही नहीं है, बल्कि तहीती के ऊपर से होते हुए मतलब फ्रेंच एग्जैक्टली पॉलिनेशियन यहीं में पे टर्न कहानी है, होके चली देखो जाती है। ये जो बोला इसने तहीती, यहीं पे कहानी है। ये जो तहीती है ये मौजूद है सेंट्रल पैसिफिक में, ठीक है। और एक और जगह है जिसको ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, जिसको हम बोलते हैं डार्विन, ठीक है, जो कि वेस्टर्न पैसिफिक में है, और वो ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। डार्विन जो है ऑस्ट्रेलिया का पार्ट, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों जगहों के बीच में एयर डिफरेंस इन एयर प्रेशर, डिफरेंस इन एयर प्रेशर, ये चीज हम देखते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस इन एयर प्रेशर है वो हम देखते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग इन एल नीनो, करेक्ट। तो ये जो एस ओ आई, सदर्न ऑसिलेशन रीजनल इंडेक्स, एस ओ आई है, ये क्या है, पी डिफरेंस माइनस पी डिफरेंस एवरेज लॉन्ग टर्म वाला जो 30 साल का है, अपॉन में एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी डिफरेंस। मतलब समझ रहे हो, मतलब क्लाइमेट हम मेजर करते हैं 30 साल में, क्लाइमेटिक ईयर्स जो होते हैं वो 30 साल के होते हैं, करेक्ट। 30 साल में हर दिन का टेम्परेचर जोड़ जाड़ के उसका एवरेज लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, क्लाइमेट एवरेज। जो कि यहाँ पे दिख रहा है, अगर प्रेशर ले ले 30 साल का इसी रीजन में, प्रेशर डिफरेंस ले ले, 30 साल का प्रेशर डिफरेंस का एवरेज ले ले, उससे माइनस कर दे आज का प्रेशर डिफरेंस, और अपॉन में वो जो प्रेशर डिफरेंस निकला था उसका स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर दे, तो ये इंडेक्स बन के आ जाएगा, सदर्न ऑसिलेशन रीजनल क्लाइमेट इंडेक्स, जिसे तुम एल नीनो करके दिखा सकते हो, थीसिस बना सकते हो, इस पे डाटा अवेलेबल है इंटरनेट पे, एयर टेम्परेचर का थीसिस भी बना सकते हो इससे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये उसी चीज को दिखाता है। फिर क्या बोला, ला नीना, अब उसमें बोला नेगेटिव वैल्यू, ठीक है भाई। तो पॉजिटिव वैल्यू जो होता है, अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू की बात करूं तो पॉजिटिव वैल्यू कब होगा,
पॉजिटिव वैल्यू तब होगा जब लो प्रेशर होगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और हाई प्रेशर होगा तहिती के ऊपर। समझ रहे हो? पॉजिटिव एसओआई तब होगा, देखो, पॉजिटिव एसओआई, पॉजिटिव एसओआई तब होगा जब लो प्रेशर होगा एट तुम्हारा कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया, मतलब डार्विन की तरफ ऑस्ट्रेलिया पे, और हाई प्रेशर होगा तुम्हारा, हाई प्रेशर एट तहीती। ठीक है? तब पॉजिटिव एसओआई होगा, मतलब तहीती में ज्यादा हवा आ जाए और डार्विन में कम हवा हो जाए तो पॉजिटिव एसओआई। ठीक है? और नेगेटिव एसओआई कब होगा? जब तुम्हारा रिवर्स कंडीशन क्रिएट होगा। ठीक है? जब तुम्हारा रिवर्स वैल्यू होगा तब होगा उसमें। तो लो प्रेशर जोन अगर ऑस्ट्रेलिया पे आ गया, सपोज करो लो प्रेशर जोन ऑस्ट्रेलिया पे है, तो हवा कहाँ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? ये बताओ। अगर लो प्रेशर जोन तहिती के पास रहेगा तो हवा किधर जाएगा? तहिती की तरफ जाएगा। सही की ओर। तो तहिती की तरफ जाएगा जब, तब एल नीनो होगा। आ गया समझ में? दिमाग में घुस गया ये चीज? यस। ठीक। चलो, ये सब थोड़ा बहुत कोर कंसेप्ट से पूछ दिया है। इतना एटमोस्फेरिक क्यों पूछा पता नहीं, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। ये इतना एटमोस्फेरिक पूछता है। ये तो मैं शुक्र मनाऊं एटमोस्फेरिक पढ़ा हूं, तो मेरे को पता है चीजें। एटमोस्फेरिक साइंस पूरा पढ़ा हुआ है मैंने, किताबों से पढ़ा हुआ मैं भर भर के। अरे ये तो बता चुका हूँ, क्लीन फ्यूल लीन फ्यूल, ये पता है, पहले भी क्लास में करवाया। ये छोड़ दो। क्लाउड्स, क्लाउड्स बाद में करेंगे यार, क्लाउड्स अभी नहीं चाहिए, दिमाग खराब करेगा क्लाउड्स। म्यूजिकल एनालिसिस, ये भी उसी का है, कोल पेट्रोलियम। अच्छा हाँ, देखो कैंप पे आया है क्वेश्चन। कैंप शायद उस दिन कहीं बता रहा था मैं कैंप के बारे में, हाँ सर, आप बता रहे थे आपके बारे में। इसी में तो बता रहा था मैं। चलो, कैंप के बारे में तो क्वेश्चन बनाओ। बताओ बताओ कैंप के बारे में। पता है कैंप क्या होता है? क्या तेजल? अरे हाँ या ना बोलो यार, समय मत खराब करो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका तो पढ़ेंगे टॉपिक। यार बस फुल फॉर्म पता है, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं पता है। कैंप नाम थोड़ा अटपटा सा है। क्रैसा लुसेन एसिड मेटाबॉलिज्म, नाम देखो, क्रैसा लुसेन, क्रैसा लुसेन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है? इस प्लांट की क्या खासियत? ये जो प्लांट है इसकी एक खासियत क्या होती है? ओपन करता है किसको? देयर स्टोमेटा। ठीक है? एट नाइट, इसलिए टू टेक CO2।
एंड बंद कब करता है? क्लोज देम ड्यूरिंग डे टू मिनिमाइज वाटर लॉस। अजीब तरीके का पौधा है, ठीक है। और यही जो CO2 है वो क्या करता है? इसका फिक्सेशन होता है, इट्स फिक्सेशन। ये CO2 एंड इट्स फिक्सेशन जो होता है किसके द्वारा? केल्विन साइकिल के द्वारा। बट अलग अलग टाइम में, अलग अलग टाइम में होता है, समझे? मतलब रात में तुम्हारा CO2 लिया और सवेरे में तुम्हारा उसका फिक्सेशन कर रहा है, ठीक है। तो जो टाइमिंग है उनमें अंतर है। तो कैंप पाथवे में क्या स्टोमेटा डे टाइम में ओपन हो रहा है? नहीं हो रहा। पहला तो ये हट जाएगा। फिर बोला है CO2 concentration in photosynthetic tissue of CAM plant is lower than that in the atmosphere during the daytime। ऐसा है क्या? टमाटर नाइट दिन में कम ही खुल रहा है, CO2 कॉन्सेंट्रेशन डे में कम ही होना चाहिए ना। नहीं, ऐसा है क्या? देखो, स्पेशली का अर्थ क्या होता है? रिमोट सेंसिंग में स्पेशल मतलब जगह से जगह, है ना। रिमोट सेंसिंग में स्पेशली बोलते हैं तो क्या बोलते हैं वो? प्लेस टू प्लेस। कैंप प्लांट क्या प्लेस टू प्लेस बदल जाता है? नहीं बदलता है। वो क्या होता है, टेम्पोरली चेंज होता है कि नहीं? टाइम टू टाइम में उसमें बदलाव आ रहा है CO2 अपटेक में। स्पेशली तो होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन भी कट जाता है। स्पेशली उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, टाइम टू टाइम आएगा, टेम्पोरली आएगा, ठीक है। टेम्पोरली चेंजेस आएगा CO2 के अपटेक में, ये तो श्योर है, ठीक है। वो आएगा ही आएगा। ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो ऑप्शन करेक्ट है या सही है, ये जानने की बात है। ये जो बोला CO2 का कंसंट्रेशन इन फोटोसिंथेटिक टिश्यू ऑफ कैम प्लांट इज लोअर देन दैट इन द एटमोस्फियर ड्यूरिंग द डे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो बड़ी रात में चूस चूस के अपने स्टोमाटा में रखा हुआ है CO2 फोटोसिंथेटिक टिश्यू में, तो डे टाइम में जब एवापोरेशन स्टोमाटा खोल ही नहीं रहा है, बाहर जाएगा क्या? ये तो गधा भी बता देगा कि बाहर नहीं जाएगा। तो ये भी आंसर करेक्ट इनकरेक्ट, तो बचता क्या है? नंबर टू। ठीक है, क्लियर। तो इतना तक तो तुम्हारा क्लियर हो गया। इतना तक तुम्हारा क्लियर हो गया। हम्म, आज हम पढ़ने वाले थे सेटलिंग चैम्बर्स,
ये वाला पोर्शन, कंट्रोल डिवाइस और पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंट्रोल डिवाइस पढ़ना जरूरी है। कंट्रोल डिवाइस, कंट्रोल डिवाइस फॉर पीएम, पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, तो कंट्रोलिंग डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइस यूज होते हैं वो जानना जरूरी है। तो सबसे पहला जो डिवाइस है वो होता है तुम्हारा सेटलिंग चैम्बर। सेटलिंग चैम्बर, तो ये सेटलिंग चैम्बर होता है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सेटलिंग चैम्बर सेटलिंग से ही समझ में आ रहा है। वो क्या करेगा, उसका प्रिंसिपल में आएगा ग्रेविटी। ग्रेविटी फॉर द रिमूवल ऑफ लार्ज हेवी पार्टिकल्स। अब हवा है, हवा गैस है, गैस के साथ पार्टिकल्स आएंगे। तो क्या, फ्रॉम गैस स्ट्रीम से तुम्हें सेटल हो जाएगा। ठीक है, लार्ज चैम्बर में जाएगा। सपोज करो एक बहुत बड़ा चैम्बर है, तो सपोज करो ये एक चैम्बर है, बहुत बड़ा चैम्बर, उसमें हवा गया, तो यहाँ तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो तुमको पता ही है, हवा में अगर कोई भी भारी चीज आ रही है और वेलोसिटी डिक्रीज हुआ तो वो गिर जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे गिर के डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इफेक्टिव होता है ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर वाले सब्सटेंस के लिए, सभी के लिए नहीं। जिसके लिए, जिसका जो साइज है ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर है, उसके लिए ठीक ठाक है, इसमें यूज किया जा सकता है सेटलिंग चैम्बर। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा दूसरा वाला, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स। जो कि क्या है, साइक्लोनिक नेचर के होते हैं। साइक्लोनिक, साइक्लोन जैसे बनता है ना वोर्टेक्स, ऐसे ऐसे साइक्लोन बनेगा। अब लेवरेज क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ही होगा, नाम से पता चलता है सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में काम करेगा। ठीक है, अब डस्ट लेडन विंड क्या होगा, देखो डस्ट लेडन विंड, इसको हम बोलेंगे डस्ट लेडन विंड। डस्ट इसमें भरा हुआ है, डस्ट लेडन एयर है ये। ठीक है, जब ये एंटर करेगा कैसे, ऐसे टेंजेंशियली एंटर किया, ठीक है, और साइक्लोन की तरह स्पिन करते हुए अंदर चला गया, चैम्बर के अंदर चला गया, तो क्या हुआ कि इसके साइड में क्या लगेगा, साइड में छिटक के गिरेगा कि नहीं, डस्ट पार्टिकल ऐसे साइड में छिटक के गिरेंगे। इसको सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स बोलते हैं। इसका जो एफिशिएंसी है, ये 5 से 20 माइक्रोमीटर तक निकाल सकता है पार्टिकल्स को। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा वेट स्क्रबर। वेट स्क्रबर, वेट स्क्रबर्स, वेट स्क्रबर्स में तो लिक्विड का यूज किया जाता है टू पार्टिकल मैटर को कैप्चर करने के लिए। तो क्या होता है कि पॉल्यूटेड एयर को एयर के कांटेक्ट में ले आओ, वही चीज जो कि वो आम आदमी पार्टी किया। पॉल्यूशन जब दिल्ली का बढ़ गया तो पानी का स्प्रे कर दिया रोड रोड में। ठीक है, एयर में स्प्रे कर दो, पॉल्यूटेंट बढ़ जाएगा, तो पॉल्यूटेड एयर क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। पॉल्यूटेड एयर इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विथ फाइन ड्रॉपलेट्स। अगर ऐसा हुआ, फाइन ड्रॉपलेट्स के पास ले आए, और फिल्म ऑफ वाटर, एक पतला सा फिल्म भी बनाया वाटर का, और उसके पास ले आए, तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे।
पार्टिकल्स उसके अंदर चले जाएंगे, पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड। ठीक है, और फिर उनको तुम धो डालो, वॉश डाउन, वॉश कर दो, खत्म काम। तो इसके टाइप्स हैं, वेट स्क्रबर के टाइप्स हैं। पहला टाइप है स्प्रे टावर, दूसरा क्या है, स्क्रबर्स, नॉर्मल स्क्रबर्स भी होते हैं, और एक और स्क्रबर होता है जिसको बोलते हैं वेंचुरी स्क्रबर। ठीक है, ये सब इसके टाइप्स हैं, किसके, वेट स्क्रबर। फिर आता है जो आज के डेट में यूज किया जाता है, आज के डेट में भी यूज किया जाता है, थोड़ा अभी भी ओल्ड है, अभी भी बहुत पुराना नहीं हुआ है लेकिन चलेगा, उसको यूज किया जाता है, इसको हम बोलते हैं फैब्रिक फिल्टर्स। तो फैब्रिक फिल्टर्स क्या है, फैब्रिक फिल्टर्स का दूसरा नाम है बैग हाउस कलेक्शन फिल्टर्स, बैग हाउस कलेक्टर्स भी बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड एज बैग हाउस कलेक्टर्स। तो ये फिजिकल फिल्ट्रेशन होता है, इसमें कुछ है नहीं कहानी, इसमें फिजिकल फिल्ट्रेशन होता है। जैसे क्लॉथ पे क्लॉथ, क्लॉथ पे क्लॉथ, क्लॉथ पे क्लॉथ लगा दिए, मतलब ऐसे एक के ऊपर एक शीट, एक के ऊपर एक शीट, एक के ऊपर एक शीट लगा दिए, और हवा को पास होने दिए, बैक फैब्रिक फिल्टर्स, फैब्रिक बना दिए। फैब्रिक मतलब कपड़ा, फैब्रिक्स बोलते हैं ना कपड़ा, हम लोग बोलते हैं ना कपड़ा फैब्रिक है, फैब्रिक तो वही है। उसमें से हवा अगर पास करेगा तब भी वो ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो पार्टिकल सूटेबल होता है 0.1 माइक्रोमीटर तक का भी कर सकते हो। अब ये तो सिलाई करके ही बनता है, वुवन सही होगा, ऐसे नहीं होगा फैब्रिक फिल्टर। ठीक है, ये चीज है। अब मोस्ट एडवांस वाला जो हर जगह यूज होता है, वो है तुम्हारा ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, एडवांस वाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, ESP। ठीक है, अब ये तो भाई सीधा है कि चार्ज आयन्स है, अब उसको दूसरे चार्ज आयन्स के साथ चिपका दो, नेगेटिव को पॉजिटिव से चिपका दो, और उसको हटा दो, खत्म काम। अब क्या होता है कि इसमें जो चिमनी होता है, चिमनी, चिमनी से जो निकलता है हवा, वहीं पे ESP लगा देते हैं ऊपर में। तो क्या होता है, हवा जब यहाँ से पास करता है तो उसमें जो पार्टिकल्स है ये इंचार्ज और मूव कर जाते हैं ऑपोजिट चार्ज की तरफ, मूव टू ऑपोजिट चार्ज। गेन चार्ज, चार्ज भी गेन भी करते हैं और अपोजिट चार्ज की तरफ वो मूव कर जाते हैं। ठीक है, और फिर इसको वो जो, जैसे हम क्या बोले तो खुरपी से खोद खोद के उसको निकाल देते हैं, साफ कर देते हैं। ESP में ये कहानी है। ठीक है, तो ये जो गैसेस पॉल्यूटेंट है जो बाहर निकल रहे हैं, तो इनको बहुत सारे तरीकों से कंट्रोल भी किया जाता है। कैसे कंट्रोल किया जाता है, अगर उसकी एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट देखोगे, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन मतलब एडजॉर्ब हो जाएगा, एडजॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए, एक्टिवेटेड कार्बन चाहिए। कंट्रोल जो किया जाता है किसको, पर ये गैसेस पोल्यूटेंट को कंट्रोल किया जाता है अलग अलग वे से। एक होता है एडजॉर्प्शन प्रोसेस, एडजॉर्प्शन प्रोसेस से कंट्रोल, कंट्रोल है ये सब, कंट्रोल एडजॉर्प्शन प्रोसेस से जब कंट्रोल करोगे तो तुमको क्या चाहिए होगा, पॉल्यूटेंट जा रहा है, सॉलिड एडजॉर्बेंट है जो कि तुमको पहले ही बताया, वो इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़े हमने कि सॉलिड फेज अगर रख दिया जाए तो एडजॉर्ब कर जाएगा, उस पे सॉलिड एडजॉर्बेंट होना चाहिए। जैसे कि एक्टिवेटर कार्बन हुआ, सिलिका जेल हुआ, एल्यूमिना हुआ, जो कि कैप्चर कर लेगा किसको, बॉन्ड बना लेगा उन पोल्यूटेंट्स के साथ। ठीक है, ये तरीका है। दूसरा तरीका है एब्जॉर्प्शन,
अब ये तो भाई सीधा लिक्विड में डिजोल्व ही कर देता है, लिक्विड डिजोल्यूशन, लिक्विड में डिजोल्व कर दो एकदम पोलूटेंट को, तब भी हो जाएगा। ठीक है। फिर आएगा कंडेंसेशन, गैस को कंडेंस करके लिक्विड वेपर में कन्वर्ट कर दो, तो वो भी एक प्रोसेस है, कंडेंसेशन। ठीक है। अब इंसिनेशन भी कर सकते हो, जला भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा ही डिस्ट्रॉय करना है तो इंसिनेट भी कर सकते हो, जैसे हाइड्रोकार्बन्स को करते हैं, वीओसीज वगैरह को जला दिया जाता है उसको भाई, उड़ाने के लिए। ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। अब देखो, इंडोर पोल्यूशन की जब मैं बात करता हूँ, इंडोर पोल्यूशन में कौन कौन से पोल्यूशन होता है? अच्छा, 1 मिनट देना।
हाँ, तो कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा। अब आता है इंडोर एयर पोल्यूशन। तो इंडोर एयर पोल्यूशन में हमको क्या क्या चाहिए? देखो, इंडोर एयर पोल्यूशन में हमको चाहिए बायोमास जो जल रहा है, ठीक है। सोर्सेस क्या है? बायोमास जो जल रहा है, ठीक है, इंडोर एयर पोल्यूशन का सोर्सेस। इसमें क्या है? एक तो जो जल रहा है जिसको हम बोलते हैं कंबसन ऑफ फ्यूल, वो तो समझ में आ ही रहा है, कंबसन ऑफ फ्यूल्स। कौन कौन से फ्यूल्स इसमें? एक है बायोमास, कोल, केरोसिन, ठीक है। दूसरा इंडोर में क्या होता है भाई? बीड़ी सिगरेट बहुत पीता है आजकल, टोबैको, ठीक है, स्मोक। फिर क्या होता है? एस्बेस्टॉस, जो बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, एस्बेस्टस, फॉर्मल्डिहाइड, पेंट वगैरह में होता है, ठीक है। फोर्थ पे तुम्हारा क्लीनिंग एजेंट्स भी होता है, पेस्टिसाइड्स भी आजकल कुछ उड़ता है धूल में, ठीक है। और सिक्स में तुम्हारा आ जाएगा VOCs। ये सारे के सारे इंडोर पोल्यूशन के सोर्सेस हैं। ये तो तुमको समझ में आता ही है, इतना तो सभी को पता है, ठीक है। यू नो दिस, इतना तो सबको पता है। तो इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है? देखो, पहला चीज है, इसको कंट्रोल करने का बस एक ही तरीका है कि घर का वेंटिलेशन बढ़ा दो बढ़िया से, खिड़की विड़की बढ़िया से बनाओ, घर बढ़िया से प्लान करो, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है। ये चीज पता होना चाहिए, वेंटिलेशन। दूसरा क्या है? स्टोव। घर में जो स्टोव वगैरह है, उसको क्या बनाना है? स्मोकलेस बनाना। ऐसा स्टोव मत खरीद लेना जो कि जिससे खाली स्मोक ही स्मोक निकलता रहे, ठीक है। तो वैसे स्मोकलेस स्टोव बनाना जरूरी है। उसके बाद क्या है? चिमनी वगैरह का रेगुलर मेंटेनेंस जरूरी है। पता चला चिमनी खराब है और चिमनी का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, तब भी प्रॉब्लम है, ठीक है। और बिल्डिंग मटेरियल्स में ऐसा मटेरियल यूज करो जिसका एमिशन लो हो। और तीस चौथा तो भाई वही है, पैसा फेंको लाओ एयर प्यूरिफायर, ठीक है। ये उसकी कहानी है। तो ये सब कंट्रोल स्ट्रेटेजी होना चाहिए। अब आता है तुम्हारा ये वैक्यूलर इमिशंस। अच्छा, कैटालिटिक कंबसन, कंबसन इंक्लूडिंग कैटालिटिक कंबसन। तो कैटालिटिक कन्वर्जन कंबसन जो होता है वो पता है कैसे होता है? कैटालिटिक कंबसन, कैटालिटिक का मतलब समझते हो? कैटालिस्ट से आया है। कैटालिटिक कंबसन जब बोलता है कोई, उसका मीनिंग क्या है? कैटालिस्ट क्या है? प्लैटिनम, पैलेडियम के कन्वर्टर्स होते हैं। क्या? कन्वर्टर्स वो गाड़ी में लगाते हैं, वो वाला सर। हाँ, वो भी हो सकता है। क्या होता है इसमें? देख, ये थोड़ा इसका ये अच्छा चीज है। क्या होता है देखो, जो कैटालिटिक कन्वर्जन होता है, कैटालिटिक कन्वर्जन, ये होता क्या है? इसमें कैटलिस्ट यूज किया जाता है। सबसे जरूरी चीज तो कैटलिस्ट यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है? प्रमोट ऑक्सीडेशन। प्रमोट करता है किसको? ऑक्सीडेशन, प्रमोट्स दी ऑक्सीडेशन, जिसको हम कन्वर्जन भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन को प्रमोट करता है ऑफ क्या? पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट का ऑक्सीडेशन करवा देता है, ठीक है। इन एयर स्ट्रीम, इन एयर में ही करवा देता है, ठीक है। अब कैसे करवाता है? एक लो टेम्परेचर में करवाता है, एट लो टेम्परेचर,
ठीक है। जबकि तुम जब थर्मल कंबसन होता है वो हाई टेम्परेचर, थर्मल कंबसन हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या कर देता है, कैटलिस्ट अगर लो टेम्परेचर पे लेके उसको तुम ऑक्सीडाइज कर दे रहे हो, तो कैटलिस्ट क्या कर रहा है, कैटलिस्ट उस पोल्यूटेंट का एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी जो रिक्वायर है किसके लिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए, वो लोअर करता है कौन, कैटलिस्ट, ठीक है। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो लोअर हो गया, तो इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इजीली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये काम है कैटलिस्ट का यहाँ पे। वही जो तुम पढ़ा कैटालिटिक कन्वर्टर वाला कहानी जो बता रहा था, उसमें जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बाहर निकल रहे हैं तुम्हारे फ्यूल को जलाने के बाद, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकल रहा है, उसको हार्मलेस गैस में कन्वर्ट कर दे रहा है, किसमें, CO2 एंड H2O पे, ठीक है। तो ये इसका जो टेम्परेचर होता है वो 280 डिग्री से लेके 500 डिग्री से, थर्मल में बहुत ज्यादा है, थर्मल में 700 से 1400 डिग्री सेल्सियस है। तो उतना टेम्परेचर में जलाओगे तो ज्यादा फ्यूल, ज्यादा एनर्जी लगेगा। अब कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके उसको इजीली करवा दे रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आना चाहिए तुमको। समझ में आया? तो ये उसकी कहानी है, किसकी, कैटालिटिक कंबसन की। वेहिकुलर इमिशन क्या पढ़ाऊं, वेहिकुलर इमिशन तुम जानते हो, ठीक है। वैसे तो अगर मैं कैटलिस्ट की बात करूं, कैटलिस्ट में कौन कौन सी चीजें यूज होता है, जैसे कैटलिस्ट में यूज होता है तुम्हारा प्लेटिनियम, पहला। उसके बाद पैलाडियम, PD, ये भी यूज होता है। प्लेटिनम, पैलाडियम, ये VOC के लिए यूज होता है। फिर होता है RH, रोहिडियम, F ब्लॉक वाले का, ये ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट है, ठीक है। बट बहुत मुश्किल भी है ये सब मिलना, ये सब बहुत मुश्किल भी है मिलना, फाउंड होना बहुत मुश्किल है। तो इसके जगह में क्या करते हैं, कुछ कुछ एलॉय बना दिए जाते हैं, कुछ ऑक्साइड्स बना दिए जाते हैं। उनमें कौन सा ऑक्साइड है, एक एक कोबाल्ट ऑक्साइड, CO3O4, कोबाल्ट ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड भी है, मैंगनीज ऑक्साइड भी है, और क्रोमियम ऑक्साइड भी है। ये तीनों भी यूज कर सकते हो इनके जगह पे, अल्टरनेटिव की तरह ये भी काम कर सकते हैं। समझ में? तो ये होता है। कहीं कहीं पे एल्यूमिना यूज किया जाता है, एक्टिव मेटल्स का हानिकम स्ट्रक्चर बना के पेलेट फॉर्म में भी यूज किया जाता है, लेकिन मोस्टली यही सब गाड़ी में यूज होता है तुम्हारा कैटलिस्ट की तरह, ठीक है। ठीक है, तो ये उसकी कहानी है। वैक्यूलर इमिशन, अर्बन क्वालिटी जानते हो यार, वैक्यूलर इमिशन में कौन कौन सा गैस निकलता है, वही कैटालिटिक कन्वर्टर वाली ही कहानी है उसमें। वही सोर्सेस वगैरह भी उन लोग, उसको इतना डिटेल में पढ़ाने की जरूरत है। हम लोग फिर पढ़ेंगे इसके बाद NMR, FTR, GCMS, सेमटेम, पहले सेमटेम पढ़ेंगे, उसके बाद ये NMR, FTR, GCMS पढ़ेंगे, फिर ये पॉप पढ़ के इसको खत्म कर देंगे। और ये देखो फिर से यहाँ पे सॉइल की कहानी दी है, कहाँ गया, यहाँ पे फिर से वही फिजियो केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, एनालिसिस ऑफ सॉइल क्वालिटी,
फिर से वही चीज दिया है, बस हम इसमें ना इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस एंड देयर इंटरेक्शन विद सॉइल कंपोनेंट इतना पढ़ते हैं, उसके बाद उसको रैप अप करेंगे। ठीक है, आखिरी में नॉइज पढ़ेंगे, पहले थर्मल पढ़ेंगे फिर नॉइज। तो और 2 क्लास शायद लगेगा, कम हो जाएगा। ठीक है, 4 को और 5 को, 4 को तो जाऊंगा, 5 को नहीं रहूंगा, 4 5 नहीं रहूंगा मैं। 4 5